अच्छा जी। आई होप मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली जस्ट गिव मी थम्स अप, या आप अपने चैट बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा, मेरी आपको थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब सुनाई दे रही होगी, बट वो मेजरली उसका कॉज है मुझे आज बहुत शदीद किस्म का कोई गले में दर्द है। सो बस हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आज की क्लास की वो मैं डिलीवर कर दूंगा। मैं क्लास छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो मैंने ये क्लास इसलिए आज जरूर ली है। चलें जी, रजिस्टर निकालिए, सामने रखिए, हम सब आगे काम करना शुरू करें, जल्दी कीजिए। हमारी आज का बेसिक काम, पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा, हम उस इंट्रोडक्शन को देखने जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम मजीद किसी और चीज़ के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले तो सर, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है सर कि आपके कोर्स में आप जा रहे हैं अभी कवर करने के लिए अकाउंटिंग। हेडिंग डालिए अकाउंटिंग, जल्दी कीजिए मेरे साथ साथ। दुनिया भर में अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, बेसिकली अकाउंटेंट बनने के लिए आपको दो टाइप्स की अकाउंटिंग पढ़नी होती है। नंबर वन, पहली अकाउंटिंग, यूजुअली बच्चे सबसे पहले ओ लेवल्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो सर मैंने यहाँ लिखा कि आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, वो आएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेरे साथ साथ काम करते जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे शुरू में पढ़ते हैं वो होती है सर मैनेजरियल अकाउंटिंग, और ए लेवल्स में ये दोनों अकाउंटिंग्स आपको पढ़नी है। दोनों पे बात करते हैं और फिर आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं। सर दोनों में मेजरली फ़र्क क्या है, ये दोनों अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं? शुरू में ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं मैं कि जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली पब्लिश्ड अकाउंटिंग है। लिख लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पब्लिश्ड अकाउंटिंग है। मेरी आवाज़ ज़रा सी आपको बैड आ रही होगी। द रीज़न इज़ आई हैव अ वेरी बैड सोर थ्रोट। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये इंट्रोडक्शन क्लास तो मिनिमम ले लूँ आपकी, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास से आपका कोर्स कंटिन्यू हो। ठीक है, सबसे पहली और सबसे अहम चीज़, आपके पास एक पब्लिश्ड अकाउंटिंग का एरिया है। सर पब्लिश्ड अकाउंटिंग जो होती है वो बेसिकली, यानी इस बात को देखा जा रहा होता है कि आखिर में आपके बिजनेस की ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स तक पहुंच जाएगी। यानी आपको यूजर्स के बारे में पता है अकाउंटिंग के कौन लोग होते हैं? उनको कहते हैं दुनिया में स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर समझते हैं? एनी वन हु इज इंटरेस्टेड इन बिजनेस, वो स्टेक होल्डर होता है। बहुत दो ग्रुप्स होते हैं स्टेक होल्डर्स के, एक इंटरनल स्टेक होल्डर, एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल वाले कौन से होते हैं? मैनेजर्स, वर्कर्स, जो बिजनेस के अपने अंदर के लोग होते हैं, ओनर्स। फिर एक वो होते हैं कम्युनिटी प्रेशर ग्रुप्स, ये सब लोग भी होते हैं, बैंक्स। सर ये सारे लोग जो आपके आप पब्लिश्ड अकाउंटिंग की बात है उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं आपके। आ रही है बात समझ में? यानी आप अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पब्लिश कर देंगे। आ रही है बात समझ में? यानी साल के आखिर में आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बना के दूसरों को दे देंगे और ये पब्लिक हो जाएगी ये इंफॉर्मेशन। यानी दुनिया का हर आदमी, तमाम आदमी, ऑलमोस्ट हर आदमी एक्सेस कर सकता है आपकी। सही है, इसमें बिजनेस सीक्रेसी लूज होती है, कम होती है। और ये बात समझ में? सर ये लीगल कंप्लाइंस है किसी भी कंपनी की। जब आप कोई कंपनी बनाते हैं तो साल के आखिर में आप उसकी इनकम स्टेटमेंट और उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हमेशा आखिर में क्या कर देंगे? डिस्क्लोज। आप बता देंगे सबको, आपकी वेबसाइट पे ये पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। आप एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड खोल लीजिए, उसके फाइनेंशियल ईयर पे चले जाइए, लास्ट 3 ईयर्स की आपको इनकम स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगी वहाँ पे। यानी आप जो उसके बस एज अ कम्युनिटी यूज़र है, आप भी उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ आई? बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये बड़ी स्पेसिफिक है। पहली बात तो, मैनेजरियल अकाउंटिंग ही आपके लिए कौन सी अकाउंटिंग है? मैनेजरियल अकाउंटिंग आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग है। लफ्ज खुद अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि ये मैनेजरियल अकाउंटिंग है।
मैनेजीरियल का मतलब सर ये हुआ कि ये अकाउंटिंग आप हमेशा अपने इंटरनल यूजर्स के हिसाब से देखेंगे। ये अकाउंटिंग आपके पास हमेशा आपके इंटरनल यूजर्स की वजह से या इंटरनल यूजर्स के लिए की जाएगी। लिखते जाएं। यानी इसके यूजर्स में सबसे अहम यूजर कौन होगा? इसके यूजर में सबसे अहम यूजर होगा इसका मैनेजर। लिख लीजिए, लिखो लिखो सब लिखो, फिर से लिख लो, काम की चीजें सारी रिकॉल हो जाएंगी। मैनेजर का काम क्या होता है सर? मैनेजर का बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि मैनेजर बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करता है। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग करेगी। और ये बात समझ में, वो ये नहीं बोलेगी इन्वेस्टर को वो इंटरेक्ट नहीं करेगी, वो इन्वेस्टर एक्सटर्नल यूजर हो गया। और ये बात समझ में, यानी हम खुद अपने बिजनेस की इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए काम करेंगे। और ये बात समझ में, लिख लीजिए। तो सर आज हमारी क्लास का स्टार्ट होने जा रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो हम बेसिकली स्टार्ट लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अलग एरिया है। नेक्स्ट क्लास में CAIE का जो AS लेवल का कोर्स है उसके पेपर का भी पैटर्न देख लेंगे, AQA भी देख लेंगे, दोनों में सेम है ये। सर सबसे पहले यहाँ जाएं, यहाँ से स्टार्ट लें, हेडिंग डालिए कॉस्ट अकाउंटिंग। सर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, लिखेंगे सर कॉस्ट अकाउंटिंग। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं सर। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, इट एनेबल्स मैनेजर्स टू मैनेज बिजनेस effectively and efficiently। कॉस्ट अकाउंटिंग सर बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है इस बात पे कि आप एज अ मैनेजर अपने बिजनेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग किसी एक्सटर्नल यूजर के लिए नहीं है, इट्स जस्ट फॉर इंटरनल यूजर्स। और ये बात समझ में, इंटरनल यूजर्स में बेसिक 3 यूजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला मैनेजर, उससे ऊपर ओनर, उसके बाद वर्कर। लेकिन ये ज़्यादातर डील कौन करता है इस अकाउंटिंग से? मैनेजर्स। मैनेजर्स का काम होता है प्रोडक्ट बनाना, मैनेजर्स का काम होता है चीज़ों को लाइक प्रोड्यूस करना, उनकी कॉस्टिंग करना, उनकी सेलिंग प्राइस रखना, ये उनका काम होता है। तो हम इनकी बात करें, लिख लीजिए ये। डन, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सर देखिए, मैं जिन डिसीजन मेकिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं उनको एक बार आपको लिख के समझाता हूँ। सर फर्ज कीजिए आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे, सही है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और जो रॉ मटेरियल आप परचेज करेंगे उसकी कोई ना कोई आप इवेंचुअली उसकी कोई ना कोई आप सेलिंग प्राइस रख के उसको आप उस प्रोडक्ट को आप यानी सेलिंग प्राइस रख के उस प्रोडक्ट को आप क्या कर देंगे सर? उस प्रोडक्ट को आप सेल कर देंगे। यहां से लेके जहां से आप रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं और जहां तक आप इसे सेल कर रहे हैं, इसके दरमियान जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी वो सारी की सारी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। और ये बात समझ में, तो इट इज अ वेरी, कहना चाहिए, स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द डिपार्टमेंट विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उस पर डिसीजंस लेना और नंबर के एतबार से उसकी क्या सेलिंग प्राइस बननी चाहिए ये निकालना, उसके डिसीजन मेकिंग्स को देखना, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फिर। डन। अच्छा, अब
लाइक बिफोर, अब सबसे अहम बात यह है सर इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके साथ शुरू में करूं, सुने बच्चे ना, जब मैं इन बातों को करूंगा तो शुरू में वो इसको बहुत ही लाइटली लेंगे, बोलेंगे सर बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ें डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं। जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ ना इसकी, यही जाके आगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगी। तो आज की जो छोटी छोटी क्लासेस है ना, ये शुरू की एक दो, इनको ज़रा देख के बात को समझिएगा कि ये आपकी बेस है, इस पे पूरी इमारत बननी है। तो गौर से एक एक बात को बहुत गौर से सुनिए। जब भी दुनिया में बच्चे को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है तो स्टार्ट कराने से पहले कोई भी टॉपिक, चाहे वो मार्जिनल हो या एब्जॉर्प्शन, उससे पहले एक बार उसको कॉस्ट समझाई जाती है कि कॉस्ट कैसे कैसे दुनिया में बनती है या बन सकती है, या आसान से लफ्ज़ में आपके कोर्स में उसको बोलते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। हेडिंग डालिए सर, ये आपका पहला टॉपिक है। सबसे पहले आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़नी चाहिए, दुनिया यही कहती है। मतलब मैं डायरेक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग आपको पढ़ाने लग जाऊं वो यूजलेस हो जाएगा। सबसे पहले हमें एक एक करके ये देखने की ज़रूरत है कि कॉस्ट को क्लासिफाई दुनिया में कैसे कैसे किया जा सकता है। और ये बात समझ में, ये आपको पल्ले पड़ गया तो आपके बहुत बड़े बड़े मेजर मसले सॉल्व हो जाएंगे। सुने, कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ ये कि मैं दुनिया में 3 कॉमन क्लासिफिकेशंस पे स्प्लिट कर रहा हूँ इसको। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कॉस्ट को क्लासिफाई कर दें 3 डिफरेंट कैटेगरीज पे। ड्रॉ कीजिए। दुनिया में कॉस्ट बाय एलिमेंट क्लासिफाई की जा सकती है। दुनिया में कॉस्ट बाय फंक्शन क्लासिफाई की जा सकती है। दुनिया में कॉस्ट बाय नेचर क्लासिफाई की जा सकती है। ये 3 तरीके हैं कॉस्ट को कॉमनली क्लासिफाई करने के। सर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है हम, लेकिन हमारे कोर्स के लिहाज से हमें इन 3 को डेप्थ में पढ़ना है सुकून से कि ये 3 क्या है। मेरी बात समझ आई? सर दोबारा से बोलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स, कितने होते हैं? 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मैनेजरियल या कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किससे डील करती है? इंटरनल यूजर से या एक्सटर्नल यूजर से? इंटरनल से। और स्पेसिफिकली किससे? मैनेजर से। ये मैनेजर की अकाउंटिंग है। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कॉमनली दुनिया में 3 तरीकों से की जाती है। पहली कौन सी? कॉस्ट बाय एलिमेंट, दूसरी बाय कॉस्ट बाय फंक्शन, और तीसरी बाय कॉस्ट बाय नेचर। चलें सर हेडिंग डालें बाय एलिमेंट, कॉस्ट बाय एलिमेंट की हेडिंग डालते हैं, या लिखते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। हमारी बल्कि कहना चाहिए क्लास का कोर एरिया आज का ही है। कल की क्लास का कोर एरिया बनेगा सर नेचर वाला पार्ट। सही है, वो अलग से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ है उसमें। फिर पहले इसकी बात करते हैं। आपने दुनिया में कभी सुना है, सपोज लाइक दिस वॉच, अगर आप इस घड़ी को गौर से देखें, अगर आपको मैं कह दूं कि आप इसका मैन्युफैक्चरर बन जाएं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आप इस घड़ी का मैन्युफैक्चरर बन जाएं, तो आपको इस वॉच में एज अ प्रोडक्ट कितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं? एनीवन? मैं अगर समीर पूछूं कि मुझे ये डोर बनाना है, मुझे ये एलईडी बनानी है, आपको एज अ मैनेजर ये सोचना है, देखें आपको ये सोचना है कि सर इस प्रोडक्ट के अंदर क्या यूज़ होगा? बोलिए। मटेरियल, ये इसका एक एलिमेंट है। मटेरियल, प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होती सिर्फ मटेरियल से, बल्कि आपको, वेरी गुड, दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए होती है? आपको चाहिए होती है लेबर। 2। तीसरी चीज़ आपको चाहिए होती है सर, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके ऊपर आप क्या इनकट करते हैं सर? एक्सपेंसेस। ये दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को देखा जाए तो उनमें 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर
और एक्सपेंसेस, इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाता है यूजफुल फॉर्म की। आ रही है बात समझ में सर? एक बात पहले ये लिख लें, डन, बहुत से लोग कॉपी कर रहे हैं। दीज आर द बेसिक थ्री एलिमेंट्स ऑफ, ये बेसिक तीन एलिमेंट्स हैं किसके, फिर से बोलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ किसके, कॉस्ट के, या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट के, बाय व्हाट, बाय एलिमेंट। एमसीक्यू आ सकता है इस पे। अब सर सुने, हमारा कोर्स कहता है बच्चे को शुरू में यहाँ तक सिखाओ, मतलब बस यहाँ तक की बात करो और इसको रोक दो, लेकिन मैं समझता हूँ उसको फर्दर आपको आगे भी काम करना चाहिए। जैसे सर मटेरियल का मतलब क्या, हम मटेरियल की क्वालिटी के अच्छे होने पे बात नहीं करेंगे, बल्कि हम क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, इस पे बात करेंगे। खराब क्वालिटी होगी तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा या कम होगा, इस पे बात करेंगे। तो सर इसका मतलब है हम बेसिकली खाली मटेरियल पे बात नहीं करेंगे, बल्कि लिखिए आगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे बात करेंगे। एक तो ये बात करेंगे, हम लिखते जाएं साथ साथ। लेबर की जब बात करेंगे, सिर्फ लेबर अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैंने कुछ और नहीं लिखा लेबर के आगे। तो दो तरह की लेबर होती है सर, चलो एक ये, और कोई बताओ लेबर की कोई और बात, दूसरी बात लेबर में क्या हो सकती है, क्या हो सकती है लेबर, एक बताऊं आपको। एक वो लेबर होती है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में, जो ऑपरेशनल वर्कर्स होते हैं हमारे। एक वो लेबर होती है सर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, फैक्ट्री का मैनेजर है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है। दो तरह की लेबर्स होती है। हाँ, अगर तुम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह रहे हो तो मैं शुरू में भी अभी पहली लाइन में ये लिख रहा हूँ सर, वो लेबर जिसको आप क्या पे करते हो, वेजेस, और वो लेबर जिनको आप क्या पे करते हो, सैलरीज, दोनों इसमें आ गई, लिख लीजिए। एक्सपेंसेस, इसको कहते हैं सर हम ऑल द अदर कॉस्ट, ऑल द अदर कॉस्ट। यूजुअली लोग ये भी लिखते हैं इसके आगे, ऑल द अदर कॉस्ट इन ओवरहेड्स, ऑल द अदर कॉस्ट इन ओवरहेड्स, ये भी अक्सर लोग इसमें लिख देते हैं, आप भी लिख लें। दो तरह के ओवरहेड्स होते हैं, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स और सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बेसिकली एक्सपेंसेस को ही कहते हैं। डन। अभी इसकी आगे और मजीद मैं एक बात कह दूंगा। अच्छा, मैं कोशिश भी पूरी ये करूंगा इन 2 महीनों में कि आपको क्लास से निकलने के बाद ना बहुत सी चीज़ें खुद ही याद हो, ऑटो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह नहीं है कि मेरे पास भी बहुत वक्त है और आपके पास ही बहुत वक्त है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जब भी आप यहाँ से निकले तो आप जो आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करके निकले, आपको याद हो। दोबारा बोलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए की जाती है, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल मैनेजर्स, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉमनली दुनिया में कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 3, एलिमेंट, फिर फंक्शन, फिर नेचर। फिर जवाब दीजिए, अगर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन आर देयर, कितने, 3, मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। समझ में आई बात? अब सुने, आपका कोर्स फर्दर एक बहुत अच्छी बात कहता है कि बच्चे को ना आप और मजीद इसमें कुछ सिखाना चाहें तो सिखाएं। सुने, हर एलिमेंट, मैं क्या कह रहा हूँ, ईच एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हर एलिमेंट 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। लिखें ये बात, ईच एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड, या कैन बी मैं वर्ड यूज करूं कॉस्ट अकाउंटिंग में, कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2। 2 में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, लेकिन मैं, सुने गौर से सुने, मैं आपको एक अच्छे तरीके से डिवाइड करके दिखाता हूँ। एक तरीका तो वो है जो किताब में लिखा है। किताब में क्या लिखा है, मटेरियल को कह दो 2 हिस्सों में डिवाइड करके, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ये कहता है एग्जामिनर आपका, मैं ऐसे नहीं कर रहा। मैं देखे मैं किस तरह डिवाइड कर रहा हूँ, आपको आसानी होगी आगे पढ़ने में। मैं कह रहा हूँ शुरू में ही ना 2 चीज़ों में चीज़ों को डिवाइड करो। एक क्या सर, सबसे पहले डिवाइड कीजिए
सर कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चीज़ आपके पास क्या आएगी, डायरेक्ट कॉस्ट, एक चीज़ सर आपके पास क्या आएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में स्प्लिट कर लीजिए, फिर लिख लीजिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं डायरेक्ट कॉस्ट को 3 हिस्सों में स्प्लिट कीजिए, डायरेक्ट को 3 हिस्सों में स्प्लिट कीजिए। देखो भाई, फिर बोल रहा हूं कंफ्यूज ना होना, मटेरियल को 2 हिस्सों में करना था, एलिमेंट को 2 हिस्सों में करना था, ऐसा ही था ना। ऊपर क्या लिखा है आपने, ईच एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड, ऐसा ही है ना, एलिमेंट के 2 होंगे। लेकिन मैंने पहले क्या किया, मैंने कॉस्ट को ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसका नाम क्या दिया, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सुनो क्यों, उसकी एक वजह है बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है सर, डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको आप बोलते हैं सर डायरेक्ट मटेरियल। अब बच्चे का सबसे पहले सवाल ये बनना चाहिए, डायरेक्ट का वर्ड क्यों लगा रहे हैं सर आप इसमें, अभी समझाता हूँ आपको। दूसरी चीज़ क्या होती है सर, डायरेक्ट मटेरियल है तो दूसरा आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर। और तीसरी चीज़ आपके पास आएगी सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 3 तरह के डायरेक्ट कॉस्ट हो गए। मगर अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपसे कहा था मैंने एलिमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो एलिमेंट को जब आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो आपके पास सर यहाँ दूसरा एलिमेंट आता है। वो क्या, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, यहाँ लिखेंगे आप इनडायरेक्ट लेबर, लास्ट लिखेंगे सर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ऐसे लिखने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा होता है। हुज़ैफ़ा मेरी आवाज़ तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ज़ारा मेरी आवाज़ क्लियर है, रमीशा क्या मेरी आवाज़ क्लियर है, आई होप सो, आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, डन, ठीक है। सर मैं दोबारा से एक बात बोल रहा हूँ, सुने ज़रा, मैं ना थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से आपको ये बात बता रहा हूँ। सुने, एलिमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना था तो आप हमेशा रिस्पॉन्ड ये करेंगे, मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स या 2 टाइप्स। क्या कहेंगे उसको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर आप कहेंगे सर लेबर की भी 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। फिर आप यही कहेंगे एक्सपेंसेस के साथ भी, राइट। अब सर आप मेरी बात सुने, मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने आपसे कहा पीछे आइए और यहाँ देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि कॉमन है, कहा था ना ये कॉमन है, वर्ड यूज़ किया था मैंने कि सर ये जो मैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ आज, इस कॉस्ट क्लासिफिकेशन को मैं ये कहूँगा कि ये इसके नीचे लिखे हुए ये सारे क्लासिफिकेशन ये कॉमन है, इसके अलावा भी होते हैं, बोला था ना मैंने अभी शुरू में। तो सर अगर मैंने शुरू में इसकी ये बात बोली थी तो मैं आपको एक की वजाहत कर दूं कि कोई और एक और हो तो वो कैसे होगा। सर इसमें एक और क्लासिफिकेशन भी होती है, मैनेज कीजिए, लिखिए सर उसका मतलब होता है बाय ट्रेसेबिलिटी। सर उसका मतलब होता है बाय ट्रेसेबिलिटी, वो कॉस्ट जो कि ट्रेस की जा सकती हो, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। तो अगर एलिमेंट एक क्लासिफिकेशन है, फंक्शन एक क्लासिफिकेशन है, नेचर एक क्लासिफिकेशन है, तो कॉस्ट बाय ट्रेसेबिलिटी भी एक क्लासिफिकेशन है। और ये बात समझ में, बोले ये एंड में मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा मुनीम, मसला ही नहीं है। सर ये यहाँ तक आ गया, अब और से मेरी बात को सुने। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट वाला सेक्शन है इसका कुछ अलग मतलब है ना। सर अब गौर से सुनिए, जो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट हो या जिस कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, जवाब दीजिए, हम किस कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट मटेरियल हो, बोलिए, डायरेक्ट लेबर हो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं ना डायरेक्ट कॉस्ट। हर वो कॉस्ट जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हो, उसको हम अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी क्या कर सकते हैं सर, ये मैं डायरेक्ट कॉस्ट को बोल रहा हूँ, अ कॉस्ट दैट कैन बी कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड। सर नहीं समझ में आया, ट्रेस्ड का मतलब क्या,
अब जरा पेन ड्रॉप करके ना मेरी बात को सुनिएगा। अभी थोड़ी देर पहले सर मैंने आपसे कहा इस घड़ी को देखते हैं और इसके बारे में देख के ये डिसाइड करते हैं कि ये वॉच, ये चाइनीज़ वॉच है। सर आप इस वॉच को देख के थोड़ी देर में और एक एप्पल की वॉच को बराबर में रख के आप उनके मटेरियल में फर्क बता सकते हैं। सर आप नाइकी के शू को देख के और किसी और कंपनी के शू को देख के उसका मटेरियल बता सकते हैं। यानी वो प्रोडक्ट, ये एप्पल की पेंसिल है सर। सर इस पेंसिल को देख के अगर मैं एक एक ऐसे ही डिजिटल पेंसिल्स या स्टाइलस बनाने का मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मैं हूँ, मेरी ये स्किल है, तो इस पेंसिल को देख के मैं बता सकूंगा ना कि इसका मटेरियल कैसा है। मैं हर किसी की बात नहीं करता, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरर्स की तो बात करूंगा ना। एक कंपनी का मैनेजर और दूसरी कंपनी का मैनेजर आपस में एक दूसरे की अगर कोई प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करें तो उस प्रोडक्ट को देख के वो कम से कम ये तो बता सकते हैं ना कि यार तुम्हारी प्रोडक्ट में ये यूज हुआ है। आ रही है बात समझ में? एक स्किल्ड वर्कर तो ट्रेस कर लेगा। बात समझ रहे हो? ये आपके सामने एक टेबल है। आप सब जहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे होगे, सामने कोई फर्नीचर होगा आपके। सर अगर फर्नीचर बहुत अच्छा बना हुआ है और बेहतर बना हुआ है तो कोई भी मैनेजर उसको देख के, कोई भी फर्नीचर बनाने वाला उसको देख के ये बता सकता है कि सर बनाने वाले ने इसमें क्या रेट लिया होगा आपसे। आ रही है बात समझ में? प्रोडक्ट को देख के कॉस्ट को ट्रेस किया जा सकता हो। बात समझ में आई हुसैन? प्रोडक्ट को देख के कॉस्ट को ट्रेस किया जा सकता हो। ऐसी कॉस्ट को आप क्या बोलते हैं सर? ऐसी कॉस्ट को आप क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। तो वो मटेरियल जो कि ट्रेसेबल हो, इस पेंसिल की प्लास्टिक, इसमें जो लगी हुई बैटरी है वो खोल लेंगे, देख लेंगे इसके अंदर क्या है, सब ट्रेसेबल है। आ रही है बात समझ में? टेस्ला ने साइबर ट्रक बनाया ना, चाइना ले गई अपने प्लांट में, खोल खाल के उसे चेक कर लिया अंदर क्या लगा हुआ है। उन्होंने फिर और गाड़ियां रेप्लिकेट करना शुरू कर दी, ट्रेस हो गया ना सब कुछ। अब मेरा सवाल है सुने, अब जरा टेक्निकल बातें सुने। तो सर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में भी डेफिनेशन लिखे, कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड। सर डायरेक्ट कॉस्ट तो समझ आ गया, मगर इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे समझेंगे? सर ये एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग से, ये बिल्कुल ऐसा ही है रमीशा, बिल्कुल ऐसा ही है। सर हम ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? अब सुने, इस पेंसिल को देखिए, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कीजिए आप सैमसंग के मैनेजर हैं, अज्यूम कीजिए, या आप यू ग्रीन कंपनी के मैनेजर हैं, आप भी स्टाइलिस बनाते हैं और ये पेंसिल आ गई आपके सामने, सही है। आप इस पेंसिल की क्वालिटी, उसका मटेरियल देख के बता देंगे कैसी है ये। अगर आप अब कहीं कपड़े स्टिच करते हैं या आपका बिजनेस है कपड़ों का, तो आप कपड़ों को देख के बता सकते हैं मटेरियल कैसा, बता देंगे ना। इस पेन को दोबारा देखिए, सोचिए यू आर फ्रॉम सैमसंग एंड दिस प्रोडक्ट इज बाय एप्पल, राइट? आपसे पूछ रहा हूँ इसकी फैक्ट्री का रेंट बताइए, नहीं बता सकते। इस फैक्ट्री की इंश्योरेंस बताइए, नहीं बता सकते। ये कॉस्ट ट्रेस नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आई? इसके फैक्ट्री के मैनेजर की तनख्वाह कितनी होगी, नहीं बता सकते आप। मेरी बात समझ में आई? तो वो कॉस्ट जिसको आप ट्रेस ना कर सकते हो वो क्या होती है सर? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और वो कॉस्ट जिसको आप ट्रेस कर सकते हो, जवाब दीजिए, वो क्या होती है आपके लिए? मेरी बात समझ में आई? बेसिक सी बात, शुरू से दोबारा एक मिनट देखते हैं सर। क्या सर मैं आपसे अगर सवाल करूं, अच्छा, और ट्रेस भी किस चीज में? सर ट्रेस भी किस चीज में? प्रोडक्ट में। आप प्रोडक्ट को देख के ट्रेस कर रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा अब दोबारा से, कितने टाइप्स की अकाउंटिंग आपको पढ़नी है सर? दो, नाम लीजिए। पहले, हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए है या एक्सटर्नल यूजर्स के लिए? पब्लिश्ड अकाउंटिंग है, पब्लिश कर दी जाएगी, स्पेशली कंपनी की तो पब्लिश हो जाएगी, डिस्क्लोज हो जाएगी। ये अकाउंटिंग स्पेसिफिकली मैनेजर्स की है, तो इसका नाम भी यही रखा गया, मैनेजेरियल अकाउंटिंग। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले दुनिया में बच्चे को कॉस्ट समझाने के लिए है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट को क्लासिफाई करना जरूरी है। मैंने कॉस्ट को क्लासिफाई किया कितने हिस्सों में, फिर से बोलिए। अभी तक बोला था कॉमनली 3 और अब कर दिया किसमें? 4। पहला क्या किया? एलिमेंट। दूसरा क्या किया? फंक्शन। फिर क्या किया? और आखिरी अब मैंने आपको समझाया बाय ट्रेसेबिलिटी। लेकिन ट्रेसेबिलिटी को मैंने कॉमन में नहीं रखा। क्यों नहीं कॉमन में रखा? क्योंकि मैंने ये कहा एलिमेंट को ही आप मजीद 2-2 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं।
एलिमेंट में दो तरह के एलिमेंट्स होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। समीर सही है। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो कि ट्रेस किया जा सकता है किसी प्रोडक्ट में। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो कि ट्रेस नहीं किया जा सकता। मटेरियल की कितनी टाइप्स होंगी? बोलिए बोलिए। दो। डायरेक्ट मटेरियल और लेबर की कितनी होंगी? दो। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। सर इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेबर मैं आपको लिख के भी अभी ये समझा देता हूँ। और फिर सर एक्सपेंसेस भी आपके दो हिस्सों में डिवाइडेड होंगे। अब जरा कुछ टर्म से जरा सा फेमिलियर हो जाइए, जो मैं आपको चाहता हूँ आप हो जाए। हेडिंग डालिए सर, डायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि डायरेक्ट कॉस्ट, क्या वर्ड यूज करेंगे सर? डायरेक्ट कॉस्ट आपके लिए क्या होती है सर? ट्रेसेबल। हेडिंग डाल दें सर, डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल होती है और कनेक्टेड टू ईच प्रोडक्ट होती है। वर्ड और स्पेसिफाई करते हैं सर, नहीं आई बात समझ में? बेटा ये एक पेंसिल है, जवाब दो। इधर देखो सब, ये पेंसिल है। अगर मुझे इसे बनाना है तो मुझे एक पेंसिल में जितना मटेरियल लगा है, दूसरी पेंसिल बनाऊंगा तो दोबारा सेम मटेरियल लगाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? अगर मुझे एक शू बनाना है, वैसा ही दोबारा शू बनाना है, तो जवाब दीजिए, क्या मुझे सेम मटेरियल दोबारा यूज करना पड़ेगा? यस सर। इसका मतलब है सर, फिर से देखो, इट इज ट्रेसेबल एंड कनेक्टेड टू व्हाट? कनेक्टेड टू ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के साथ वो कनेक्टेड रहेगी, हर यूनिट के साथ। आ रही है बात समझ में? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो बच्चे ओ लेवल्स करके आए उनको एक नाम याद दिला रहा हूँ सर। डायरेक्ट कॉस्ट आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बना के आए, जिसका नाम होता है सर, जिसको आप क्या बोलते थे? प्राइम कॉस्ट। लिख लें। नहीं, A2 में लिख लें। डन। एक मुनीब, एक छोटी सी ना हुसैन एग्जाम्पल सुनो। यहाँ देखो, अभी आप, मैं आपसे कहता हूँ किसी प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं, मैं बार बार इस पेंसिल की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आज की क्लास में पेंसिल पे बात कर रहा हूँ इस पर। सर मैंने कहा तो इसका मतलब इस पेंसिल के अंदर सबसे अहम चीज़ जो कस्टमर तक पहुँच जाएगी वो क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इसके अंदर है ना, इसके अंदर एक सर्किट होगा, उसमें बैटरी लगी होगी, इसकी निब होगी, सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो सर वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा, विच कैन बी ट्रेस्ड। आ रही है बात समझ में? लिख लें, प्राइम कॉस्ट में ये इन्वॉल्व होगा। लिखते जाए, कुछ कुछ चीज़ें यूज टू होते जाए। पहले शुरू में तो आपको कॉस्ट से ज़रा यूज टू कराया जाएगा। आसान लफ्ज में, आसान भाषा में इसको हम किसी भी प्रोडक्ट के क्या बोलते हैं? पार्ट्स। लिख लें, पार्ट्स भी हो सकते हैं वो। पार्ट्स डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल होते हैं। और ये बात समझ में, डायरेक्ट मटेरियल इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। लिख लें। फिर से, इन कंपोनेंट्स को जिन लोगों ने अपने हाथ से जोड़ा है उनको सर आप क्या बोलेंगे? उनको आप क्या नाम देंगे सर? क्या बोलेंगे उनको? लाइन वर्कर्स। या उनको आप क्या बोलेंगे सर? उनको आप बोलेंगे सर ऑपरेशनल वर्कर्स। इनको आसान लफ्ज में कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। बोलते हैं ना, जो मशीन चलाते हैं उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। सर अगर ये ऑपरेटर्स ना हो तो प्रोडक्शन नहीं होगी। मैंने पेन रखी और मेरी बात सुनिएगा। सर ये कैसी बात की आपने? ऑपरेटर्स होंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। आपने टेंडर ले लिया बाहर सड़क बनाने का, एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सड़क बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना। वो जो शॉल चलाने वाला बंदा है जो कि रोड को डिग करेगा, एक साइड से निकालेगा, हम नॉर्थ नाजाबाद के लोगों से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता होगा ये जो हमारे साथ हो रहा है। पहले गैस नहीं थी, अब रोड नहीं है, तो ये जो बाहर है हमारे साथ, ये हमारा कमाल है कि हम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। सर तो जवाब दीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो बंदा उस शॉल को चला रहा है, अगर वो छुट्टी मार जाए काम होगा? नहीं होगा। मालिक खुद नहीं चलाएगा उसको, नहीं आया ना वर्कर, नहीं होगा काम। बराबर के बराबर में एक बिल्डिंग बन रही है,
उस बिल्डिंग में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर वर्कर्स काम करना छोड़ जाएं, मालिक बिल्डिंग नहीं बना सकता। मेरी बात समझ रहे हो? जो ऑपरेशन के वर्कर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बात समझ में आई? डन। ये मेरी आवाज़ से हो रहा है सर। उसके बाद चेक करें, लास्ट आपके पास क्या चीज़ होती है सर, जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। ये एग्जाम्पल्स हैं प्राइम कॉस्ट के, ये सारी। सर रॉयल्टी क्या चीज़ होती है? सर रॉयल्टी आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी और का नाम यूज़ कर रहे होते हैं। उससे आप एक और भी वर्ड समझ जाएं शायद आसानी से, उसको बोलते हैं सर पेटेंट लाइसेंसिंग। मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ लेकिन मैं उस पर किसी और का क्वालिटी का स्टिकर लगा के बेचता हूँ, ये भी होता है, इसको रॉयल्टी बोलते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन यूनिलीवर के नाम के अंडर चलती है, तो इसका मतलब है सर कि वो यूनिलीवर को भी पैसे देती होगी। सर वो तो यूनिलीवर की ही प्रोडक्ट होगी होगी लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन एक अलग कंपनी है, वो बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन यूनिलीवर के साथ उनका जो है ना वो कनेक्शन चल रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? डन। प्राइम कॉस्ट का मतलब ये होता है कि वो कॉस्ट जो कि डायरेक्ट कॉस्ट हो वो इसमें आएगी। तो अब ज़रा 2 मिनट के लिए फिर से मेरी बात को समझिए। क्या आज की क्लास में अहम बात फिर ये समझ में आई सर कि डायरेक्ट कॉस्ट अगर आपको निकालनी हो तो आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपस में क्या कर देंगे? प्लस। जब आप इनको प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। लिख लीजिए, पेटेंट्स, लाइसेंस जिसको कहते हैं ना, लाइसेंसिंग। डन। अब सुने सर, डायरेक्ट कॉस्ट के बाद आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट ही पढ़नी चाहिए। हेडिंग डाल दीजिए सर इनडायरेक्ट कॉस्ट की। आसान लफ्जों में इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ओवरहेड्स को सुन के, उनके लिए ये ना आम नाम नहीं है। मैं आपको पहली ही क्लास में क्लियर करा रहा हूँ। प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी एक नाम है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब क्या होगा? वो ओवरहेड्स जो कि किससे कनेक्टेड होंगे? प्रोडक्शन से। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी होंगे, वो ऑफिस से कनेक्टेड होंगे। और ये बात समझ में? तो ओवरहेड्स की बात है। अब जरा ओवरहेड्स को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पहला एरो बनाइए, लिख लीजिए सर। सर फैक्ट्री का स्टाफ, मैंने लाइन वर्कर्स नहीं यूज किया, स्टाफ यूज किया। फैक्ट्री को चलाने के लिए क्लीनर भी चाहिए होगा, सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए होगा, फ्लोर मैनेजर भी चाहिए होगा, सुपरवाइजर भी चाहिए होगा। ये फैक्ट्री स्टाफ हो गया सर। फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको फैक्ट्री का रेंट भी देना होगा। रेंट 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। कौन कौन सा? हो सकता है फैक्ट्री का हो सकता है किसका हो? ऑफिस का हो। फिर उसको आगे और मजीद इलेबोरेट करेंगे। लेकिन है ओवरहेड्स। क्यों? प्रोडक्ट को देख के ट्रेस नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आई? वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट को देख के ट्रेस नहीं हो सकती, वो कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का नाम मैंने आपको क्या दिया? ओवरहेड्स। सुने सर, और कोई कॉस्ट इसमें? सर हर वो कॉस्ट जो कि लाइक स्मॉल इन वैल्यू हो, लिख लीजिए स्मॉल इन वैल्यू हो या लोअर इन वैल्यू हो, मगर ट्रेस ना हो सकती हो, वो भी सर आपके लिए ओवरहेड्स में आ जाएगी। पहली क्लास है और गले में भी बहुत शदीद दर्द है। जितना मैं लाइक आपको पढ़ा सकूंगा मैं उतना देख लेता हूँ। एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, बाय फंक्शन क्लास ओवर कर देता हूँ फिर। वैल्यू। अब सुने ज़रा दोबारा से, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। एक नॉर्मल बच्चा यहीं तक पढ़ के जाता है ये। मैं एक फंक्शन और पढ़ा रहा हूँ आपको। सर सुने, पहले तो एक काम की बात दोबारा से बोलिए सर, क्योंकि मुझे ना आपको एमसीक्यूज कराने हैं इसके, आप शुरू से याद रखिए ये बातें। जवाब दीजिए सर। कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉर लाइक कस्टमर्स और मैनेजर्स। और जवाब दीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस को एफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए सिखा देती है।
यूजुअली डिसीजन मेकिंग होती है इससे। क्या होती है सर? यूजुअली डिसीजन मेकिंग होती है। बहुत सारे डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, उनमें से 6 7 8 आपके कोर्स में आएंगी, आप देखेंगे उनको। फिर हमने कहा सर आगे आगे डिसीजन मेकिंग में जाने से पहले पहले कॉस्ट को ही सीख लेते हैं क्या होती है। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन को मैंने कहा कि कॉस्ट को क्लासिफाई करना सीख लेते हैं। पहले मैंने उसको 3 हिस्सों में स्प्लिट किया, और जब मैंने उसको 3 हिस्सों में स्प्लिट किया तो मुझे पता चला कॉमन 3 है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कॉमन 3 पे बात करें, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, नेचर पे तो एक पूरी कहानी है, मेरे ख्याल से पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। और एक ट्रेसेबिलिटी के ऊपर बात की मैंने, कॉस्ट ट्रेस की जा सकती हो। वैसे तो एलिमेंट को ही आप दो दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं, मगर मैंने आपको उनको दो दो हिस्सों में स्प्लिट तो करा दिया, मगर मैंने साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि एक डायरेक्ट है और दूसरी इनडायरेक्ट। यानी एलिमेंट कितने होते हैं सर? फिर से बोलिए, एलिमेंट कितने होंगे? 3, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सही है सर। उसके बाद सर आ जाइए, फिर जब हमने इन सबको दो दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, हमने कहा डायरेक्ट कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकलती है फिर बताओ? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को करके। सुने, अब आखिरी काम आज की क्लास का, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन। अभी तो फिलहाल मैं अपनी इसी आवाज़ के साथ इसे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना ही है। लेकिन आगे जाके मैं आपको ज़रा आवाज़ बेहतर करके रिकॉर्ड कर दूंगा ये, क्योंकि आज हालत बहुत ऐसी है कि बस रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। बाय फंक्शन। अच्छा, मैं जब भी ये बात लिखता हूँ ना, तो मेजॉरिटी बच्चों को लाइक इसका बहुत अच्छा आइडिया होता है। बिजनेस के कितने फंक्शंस होते हैं? बहुत सारे। क्या बिजनेस का एक फंक्शन फाइनेंस है? क्या बिजनेस का एक फंक्शन वेरी गुड एचआर है? लेकिन कोई ऐसा बिजनेस जो मैन्युफैक्चर करता हो, उसका पहला फंक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन। पहला फंक्शन क्या होगा? ऑपरेशन से भी पहले होगा, बल्कि सबसे पहले वो क्या करेगा? प्रोड्यूस। तो पहला फंक्शन मेंशन कीजिए सर। सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन होगा कॉस्ट का, वो होगा प्रोडक्शन। लिख लें। एक फंक्शन होगा सर आपके पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने एक ये लिख दिया, हाँ बिल्कुल पहले आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले आएगा। और बताएं? बिल्कुल आएगा। अब सुनो, इसने कहा मार्केटिंग। मार्केटिंग किस में आ जाएगा? सेलिंग में। एडवर्टीजमेंट किस में आ जाएगा? सेलिंग में। डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन है, प्रोडक्ट को आप पहुंचा रहे हैं जगह जगह। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सर एक इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, फिर नहीं लिख रहा, फाइनेंस आ जाएगा, आईटी आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा, ये सारे फंक्शंस हैं। इसलिए क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। कॉस्ट वाले ये होते हैं यूजुअली, ये कॉस्ट एसोसिएटेड है। सुने, अब ज़रा गौर से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी कॉस्ट को, ये प्रोडक्ट देखिए ये बन के निकला है पेंसिल, क्या इसकी कॉस्ट को, प्रोडक्शन है ना ये, इसकी कॉस्ट को क्या मैं ट्रेस कर सकता हूँ? हाँ सर। तो जो प्रोडक्शन है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हुआ है। या तो प्रोडक्शन की कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होगी या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट होगी, प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड होगी या नहीं होगी। सेल्स पूरी की पूरी आपकी यूजुअली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अभी भी पहली क्लास है आपकी, यूजुअली इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। आप नहीं बता सकते यूजुअली। एडमिनिस्ट्रेशन ये आपके लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। फाइनेंस आपके लिए, ये मैंने बस ज़बरदस्ती लिखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें आगे जाके आप इसमें फर्दर इलेबरेशन लाएंगे। लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आई? एक ही चीज़ बहुत सारे तरीकों से क्लासिफाई हो सकती है।
उसी चीज को मैं मटेरियल भी बोल सकता हूँ, उसी चीज को मैं मटेरियल भी बोल सकता हूँ, उसी चीज को मैं डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकता हूँ, किसी चीज को मैं इनडायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकता हूँ। एक ही चीज बहुत सारी तरह से है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्शन की दो कॉस्ट है, फिर से नाम लीजिए, प्रोडक्शन में भी तो दो हो गई, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो एक ही कॉस्ट को देखने के बहुत सारे ये नजरिए हैं। हम ये कह रहे हैं कॉस्ट को हमने क्लासिफाई किया तो हम मेजरली तीन हिस्सों में करेंगे, नाम लीजिए फिर से, एलिमेंट, फंक्शन, नेचर। फिर वो कॉस्ट जो कि ट्रेस हो सकती हो उसको आप क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। वो कॉस्ट जो कि ट्रेस ना हो सकती है उसको आप क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ क्लास को लाइक वाइंड अप करने से पहले पहले CI वाले बच्चे, स्पेशली A लेवल्स वाले बच्चे सब सुन के जाओ, ये मैं उनसे कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुन लीजिए। सर आपके कोर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 2 में कितने मार्क्स की आएगी और कितनी होगी? अब आप सब मीडियर दे के आए हो, आपको एक बात का अंदाजा तो है। क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्वेश्चन 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्वेश्चन नंबर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग है। ये बात सब लोग मेंशन कर लो अपने पास, क्वेश्चन 4 एक पूरा क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट मतलब किसमें? 23 के मई जून में मिक्स हो गया, मतलब फाइनेंशियल भी थी उसमें और फिर वॉशिंग का भी साथ में। 4 में ही होगा, 3 में नहीं होगा, 4 में ही होगा बस, ये तो मतलब लिखा है उन्होंने ना। सर उसके बाद पहले ये लिख लीजिए, ये आपका 30 मार्क्स का एरिया है, पेपर का 1/3 ऐसे ही हो गया ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ पेपर 2 आपका 90 मार्क्स का है, तो 90 मार्क्स में से 30 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4 के हैं, तो 30 का मतलब हो गया 1/3, राइट। इसी तरह आपके पेपर 1 में, इसी तरह आपके पेपर 1 में जो कॉस्ट अकाउंटिंग के MCQs हैं वो भी इसी तरह आएंगे 1/3, यानी 1/3 को एग्जैक्टली तो नहीं मैं कह सकता, बल्कि मैं कहूँगा आपको 1/4 के हिसाब से आएंगे, यानी सर 9 to 7, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं 7 to 9 MCQs आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग से आएंगे। अच्छी बड़ी वाइड रेंज है ये, मेरी बात समझ रहे हैं, अच्छा खासा काम है ये। तो आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग अब पढ़नी शुरू की है वो आपके पेपर 2 का 33% है, ह्यूज 33% है। और P1 में वो आपके कम से कम 7 से 8 MCQs या 9 MCQs कॉस्ट अकाउंटिंग से देगा। आ रही है बात समझ में? तो बस यहाँ तक क्लास पास रोकते हैं यार, थोड़ा सा गला मतलब इसके आगे जाने को वो नहीं कर रहा। तो हम सर रमीशा प्रॉफिट फंक्शन नहीं है, HRM फंक्शन है, सही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उससे पहले आप हर दफा कॉस्ट की क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले आप 15 मिनट कॉस्ट अकाउंटिंग रिवाइज करें, फिर आप स्टार्ट लेंगे क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बॉस, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल अभी कर। आपसे वो सवाल है, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग